हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हम अपनी संस्कृत व्याकरण में चल रहे हैं, 6th क्लास की संस्कृत व्याकरण में हमने बहुत सारे अपने कम से कम 6-7 टॉपिक अपने पूरे कर चुके हैं, जिनमें हमने शब्दों के रूपों को पढ़ लिया है, धातुओं को भी समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा वर्णों में हम अपनी संधि पर और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए है और जितनी बेसिक नॉलेज कम से कम आपको होनी चाहिए, उस टॉपिक को हम आज अपने संधि में अपना कवर करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके लेवल का जितनी भी संधि होनी चाहिए, जितनी आपको पता होना चाहिए, उसको हम इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलते हैं सबसे पहले संधि। संधि क्या होता है? संधि शब्द को ही पहले हमें जान लेना चाहिए कि संधि का अर्थ होता है मेल, जुड़ना या मिलना। ठीक है, अब संधि कहाँ पे होगी, क्या चीजें जुड़ रही होंगी, किनका मेल हो रहा होगा? दो वर्णों का मेल हो रहा होगा। वर्ण आपको बताए हैं स्वर और व्यंजन। वर्ण कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अपना स्वर होता है और व्यंजन होता है। और अयोग वाह में चले तो वहां पर हमारे अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। तो यहाँ पे अब हम आपको एक बात बताएं कि संधि क्या होती है। 2 वर्णों का मेल होता है। वर्ण हमारे कोई भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। और इन स्वर और व्यंजनों में हम किनका? विसर्गों का भी मेल कर सकते हैं, हमारे अनुस्वार का भी मेल होगा। तो भाई जब ये सारी चीज़ों का मेल होगा आपस में, वर्णों से मेल होगा, तो उसको हम संधि कहेंगे। मतलब 2 वर्ण जब आपस में जुड़ेंगे और उनसे जो परिवर्तन हमारे सामने आएगा, उसको हम संधि कहते हैं। तो एक चीज़ जैसे हम आपसे कहेंगे, हम कहें आपको विद्या और आलय 2 शब्द आपको दिए और आप इनको बहुत जल्दी बोलिए, विद्यालय 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 विद्यालय। तो जैसे ही आप कंटिन्यूअस फ्लो में आएंगे तो विद्या और आलय एक ही शब्द हो जाएगा। बोल के देखिए, कहेंगे विद्यालय 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 विद्यालय। देखिए, हमने विद्या आलय ही कह रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको समीपवर्त बिल्कुल पास में करके बोला, उनमें हमने बिल्कुल भी किसी भी छोटे सी भी मात्रा का, मतलब छोटा सा भी, आधे सेकंड का भी जब हमने उसको में ब्रेक नहीं दिया, उतना सा भी हमने उसको नहीं रोका, तो क्या हुआ? वो दोनों आपस में मिलकर हमारे सामने विद्यालय बोलने लगे। हम उसको, आप कोशिश कीजिए, जब आप कोई भी 2 शब्दों को, निकटवर्ती शब्दों को जब हम एक साथ बोलते हैं, तो वो हमारे सामने कैसा? हमारे सामने एक जुड़ा हुआ रूप सामने आ जाता है। वही हमारी क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। वहां हमारे 2 वर्ण आपस में मिल गए, यानी विद्या और आलय। विद्या का जो आ था और वो आलय का आ था, वे दोनों आपस में मिले और हमारे सामने रूप क्या बन गया? विद्यालय। ठीक है, तो संधि क्या होती है कि द्वयो वर्णयो उच्चारणयों मध्ये अर्धमात्रा मेलम संधि कथ्यते। यानी 2, द्वयो का अर्थ क्या आता है? 2, वर्णयों का यानी वर्णों का, उच्चारणों मध्य यानी जब 2 वर्णों को उच्चारण के मध्य में जब अर्धमात्रा मेलन, मतलब अर्धमात्रा से भी कम का जब क्या हो जाए? समय रह जाए, जब दोनों के उच्चारण में, जैसे विद्या आलय, अब यहाँ पे विद्या हमने अलग बोला, आलय अलग बोला, लेकिन जब हमने बोले विद्यालय, तो दोनों के को बोलने में हमें अर्धमात्रा का भी समय नहीं लगा। तो अर्धमात्रा का जहां पे समय उससे भी कम हो, तो उसको मेलनम, उस मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। 2 वर्णों की परस्पर मेल को आपस में जब मिलता है और उससे जो विकार परिवर्तन, यानी उससे जो शब्द में परिवर्तन आता है, वो हमारा संधि कहलाता है। ये 2 शब्दों की मेल को संधि कहते हैं। साधारण भाषा में कहते हैं तो 2 शब्द नहीं कहेंगे हम, यहाँ पे वर्ण कहेंगे। भाई शब्द तो मिल रहे हैं। देखिए, शब्द कहें तो ये गलत नहीं होगा कि ठीक है, विद्या और आलय 2 शब्द थे, वो आपस में मिले, लेकिन विद्या और आलय शब्द नहीं मिले। विद्या का जो आ था और यहाँ का जो आ था, उन दोनों का मेल हुआ, तो हमारा रूप बना विद्यालय। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आगे के भी हर शब्द में, हर अक्षरों में परिवर्तन हो गया, इनमें भी परिवर्तन। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि विद्या और आलय से कोई दूसरा ही शब्द बन गया हो, नहीं बना ना। सिर्फ परिवर्तन कहाँ हुआ? इन 2 स्वरों के मध्य में परिवर्तन हुआ। तो इसलिए वर्णों में परिवर्तन हुआ है, तो हम यहाँ पे 2 वर्णों को कहेंगे तो वह ज्यादा सार्थक होगा हमारा, कि 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं।
ठीक है, दो परस्पर वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं कि पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक का अ और आलय का आ, जब दोनों को मिलाया तो बन गया हमारा पुस्तकालय। यहाँ पे देखें तो महा धन ईश, तो यहाँ का आ और यहाँ की ईश मिली तो हमारा शब्द बन गया महेश। महाईश महाईश महाईश, जब हम उसको महेश 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 कहेंगे तो महेश शब्द निकलने लगेगा जब हम उसको निकटतम बोलेंगे तो ये हमारा क्या महा और ईश मिला के बन गया महेश। भानुदय भानुदय भानुदय, अब भानुदय जब आप अर्धमात्रा का भी समय नहीं रहे और आप उसको निरंतर बोलिए तो हमारे सामने शब्द आ जाएगा भानुदय। ऐसे से वाकीश वाकीश वागीश वाग, तो वाकीश जब आप बार बार बोलेंगे तो हमारा वागीश उसकी ध्वनि आने लगेगी, तो यहाँ पे हमारा वागीश शब्द बन जाएगा। ऐसे ही सतजन सज्जन सज्जन, अब जब सतजन बोलेंगे तो बोलते बोलते जब हम बिल्कुल उसको फ्लो में बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे, तो वो सतजन की जगह सज्जन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ का आ और ये आ दोनों मिल गए तो पुस्तकालय हो गए, पुस्तक आलय पुस्तकालय। महाईश तो महेश, यहाँ पे भानुदय ऊ और ऊ मिला तो भानुदय हो गया, वाक धन ईश हो गया तो वागीश हो गया, सत और जन हो गया तो हो गया यहाँ पे सज्जन हो गया। तो यहाँ पे परिवर्तन किन में हुआ? वर्णों में हुआ, जिससे हमारे सामने क्या हुआ? नया शब्द बन गया। ठीक है, तो कहाँ किन का मेल हुआ? इनमें वर्णों का मेल हुआ, तो वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? तो हम इसके अब क्या करते हैं, हम इनके उदाहरणों को देख लेते हैं कि संधि तो होती है भाई, कितनी संधि होती है, उनके प्रकार कितने होते हैं। तो हम देखेंगे कि उसके हमारे पास 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इन प्रकार, ये प्रकार हमारे कैसे बने? वर्णों के आधार पर बने, कि जैसे हमारे वर्ण भी 3 होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारा स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन और तीसरा हमारा होता है कौन सा? अयोगवा, जिसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? विसर्ग आते हैं और अनुस्वार आते हैं और ये चंद्र बिंदु आती है, यही आते हैं इसमें। यहाँ पे हमारे सारे स्वर आते हैं अ से लेके औ तक। ठीक है, व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? व्यंजन जो शब्द होते हैं वो हमारे वो होते हैं क से लेके कहाँ तक? ह तक। अब आप कहेंगे छत्रज्ञा क्यों भूल गई मैम आप? ये लास्ट के ह तक तो हो गए, वो छत्रज्ञा चले गए। तो ये व्यंजन सिर्फ इनको हम व्यंजन की श्रेणी में नहीं लिखते हैं, ये इसी का एक प्रकार हो जाता है, इसको हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मिश्रित व्यंजन। वर्णों में हमने आपको पढ़ा ही है कि क्यों इनको मिश्रित कहा जाता है, क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं तो इनको हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। लेकिन यदि मूल व्यंजन कहा जाए कि मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क से लेके ह तक होते हैं। ठीक है, तो स्वर हुए, व्यंजन हुए और अयोगवा हुए। तो इन्हीं के आधार पे क्या हुआ, हमारी जो संधि थी उनके भी प्रकार वैसे ही बने कि स्वरों के मेल हुए, जहाँ पे सिर्फ स्वरों का स्वरों से मेल हो रहा हो, अ आ ई। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्वर संधि यानी अ आ ई उ री ऋषि, दीर्घ और री री। ठीक है, ए आए ओ और औ, ये हमारे स्वर होते हैं यहाँ से यहाँ तक। और इन स्वरों को अच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। ये स्वर जिन सूत्रों में आते हैं
वो हमारे अच कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अच। एक दिन हमने आपको कहा भी था कि माहेश्वर सूत्र के बारे में भी कल हम आपको एक 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर आपको ये अच समझ में आ जाएगा। या फिर जैसे ही अभी हमारा ये संधि का टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम 5-10 मिनट का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये अच कहाँ से आया, ये हल कहाँ से आया। लेकिन इतना अभी आपको हम बता दे रहे कि ये जो अच होता है, अच के अंतर्गत सारे स्वर आते हैं। जितने हमारे स्वर दिख रहे हैं ये सारे स्वर किसमें आते हैं? हमारे अच के अंतर्गत आते हैं। और इनके अंदर होने वाली संधि को क्या कहा जाता है? स्वर संधि कहा जाता है या अच संधि कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके सामने अच संधि लिखा हुआ हो, अच संधि, तो आप कहेंगे कि अच संधि तो हमें बता ही नहीं है, हमें तो स्वर संधि पता है, व्यंजन संधि पता है, लेकिन अच क्या होता है? तो अच आपको ये चीज याद रखनी है कि अच जो होता है वो क्या होते हैं? हमारा अ से लेके अव तक के जितने भी सारे वर्ण होते हैं वो सूत्रों में, वो एक अच जो सूत्र होता है, यानी 4 सूत्र होते हैं। देखिए माहेश्वर सूत्र के 14 सूत्र होते हैं, जिनमें से 1, 2, 3 और 4 जो सूत्र होते हैं शुरुआत के, उनमें सिर्फ स्वर वर्ण आते हैं और वो शुरुआत अ से होता है और अंत चा पर होता है। इसका एक विस्तृत वीडियो बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि वो आ से लेके चा तक इसके अंदर सारे स्वर रहते हैं, सारे वर्ण, आ, ई, उ, री, री, ठीक है, उसमें ए, आई, ओ, ये सारे जो स्वर होते हैं वो किसके अंतर्गत रहते हैं? हमारे अ से लेके च तक। 1, 2, 3 और ये 4 सूत्र कहाँ से शुरू होते हैं? अ से शुरू होते हैं और चा पर खत्म होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर सारे स्वर वर्ण आए, इसीलिए उसको हमने अच कह दिया। अ से लेके चा तक बना, वो आ से लेके चा तक में सारे स्वर वर्ण हैं, इसीलिए उनको अच कहा जाता है। ठीक है, इसका हम आपको एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, उसमें आपको बता देंगे। अभी अपन संधि पर फोकस कर लेते हैं कि स्वर संधि क्या कहते हैं? अच संधि कैसे बनी? स्वर संधि क्यों कहा जाता है इसमें? क्योंकि इसमें स्वरों का स्वरों से मेल होता है। ऐसा नहीं होगा कि स्वर का किसी व्यंजन से मेल हो रहा हो। आ का आ से हो जाएगा, ई का ई से हो जाएगा, ऊ का ऊ से हो जाएगा, या आ का ई से भी हो सकता है, आ का ऊ से भी हो सकता है, री का री से हो सकता है, आ का री से हो रहा हो, ए का औ से हो जाए, या ऊ ए का आ से हो जाए। भाई कोई भी अगर परिवर्तन होगा, कोई भी जहाँ इनमें संधि जो होगी वो सिर्फ इन स्वर वर्णों में आपस में ही होगी। जैसे हम कितने भी उदाहरण ले लें, जैसे हमने कहा, लीजिए महा, धन, ईश, तो यहाँ पे देखिए हा में क्या, कौन सा वर्ण है, कौन सा अंतिम वर्ण है? जो हा शब्द बना हुआ है हमारा, उसको अगर वर्ण विच्छेद हमने करना आपको सिखाया है, और बता देते हैं कि यदि हम इसके वर्णों को विच्छेद करें तो इसके अंदर कौन से 2 वर्ण निकल रहे हैं? पहला तो ह निकल रहा है और दूसरा क्या, कौन सा वर्ण है? आ शब्द लगा है, इसमें बड़े आ की मात्रा दिख रही है आपको, तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ इसके अंदर लगा हुआ है, तो इसका अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? आ। और यहाँ पर देखें तो इसका क्या हुआ? ईश। अलग अलग कर लीजिए तो ये बन गया हमारा ईश, महा, धन, ईश। तो अब जहाँ पे ये जो संधि होगी वो किस किस में होगी? इसके आ में और इसके ई में। किस में होगी? इस जो हमारा पहला जो शब्द होता है उसके अंतिम वर्ण में। अंतिम वर्ण का मतलब ये नहीं है कि जो हा लिखा है तो हम उसी को अंतिम वर्ण मान लें। यदि व्यंजन जब तक कि हलंत लग के ना लिखा हो, पूरा कोई भी व्यंजन आपके सामने लिखा हो, तो उसमें हमारा आ वर्ण तो छुपा ही है। यह हमने आपको कई बार बताया है कि यदि पूर्ण हमारे सामने व्यंजन लिखा हुआ है कोई भी, उसके नीचे हलंत वलंत तो कुछ नहीं लगा हुआ है, वो आधा नहीं लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए कि इसके अंदर अ है, यानी इसका अंतिम वर्ण अ निकल रहा है। तो यहाँ देखिए इसमें तो सिर्फ मात्रा दिख ही रही है सामने, तो हमें पता ही है कि इन सब की अपनी अपनी मात्राएं होती हैं। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बड़े आ की मात्रा होती है एक डंडे की तरह, और छोटी ई की इस प्रकार से मात्रा लगाई जाती है, बड़ी ई की इस प्रकार से लगाते हैं, छोटे ओ की इधर लगाते हैं, बड़े ओ की इस प्रकार लगाते हैं। ऐसे आपको सब सारी मात्राएं पता होंगी। री की हमारी ये एक मात्रा होती है,
और यहाँ लिख देते हैं री की हमारी ये एक मात्रा सी जैसी होती जो नीचे लगाई जाती है, और दीर्घ री की ऐसे दो मात्राएं होती हैं। री हमारा इसी प्रकार से लिखा जाता है, ए की हमारी एक मात्रा होती है, आई की दो मात्राएं होती हैं, ओ की एक मात्रा एक डंडा होता है और इसकी दो मात्राएं होती हैं। तो यदि देखिए एक ये जो छोटा आ है, सिर्फ इसको छोड़कर बाकी के सब तो आपको मात्राएं दिख ही जाएंगी। तो इससे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, यहाँ पे न शब्द में ऊ लगा हुआ है। ये तो हमें देख के ही पता चल जाएगा कि ये ऊ लगा है, तो इसका ऊ से मेल हो रहा है। इस वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, यदि इस नु को तोड़ें तो हमारा अंतिम वर्ण क्या निकलेगा, न और उ। तो उ का किससे मेल होगा, इस उ से होगा। यानी इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, इन दोनों में मेल होता है और परिवर्तन इसमें होता है। यानी ये वाला जो स्वर है वो कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है। तो हम ये स्वर संधि को समझ रहे हैं कि स्वर संधि क्या होती है, जहाँ पे दो स्वरों का मेल होता है आपस में। दो स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं क्या, स्वर संधि। जैसे हम आपको देखें तो विद्या धन आलय, विद्या और आलय, तो इसका आ मिला, ये द्या शब्द है ना, ये द और य, इसमें क्या बना है, बड़या की मात्रा लगी है। यानी इसका अंतिम वर्ण क्या निकल रहा है हमारा। इस विद्या को अगर हम तोड़ के लिखें, इसको वर्ण विच्छेद करके लिखें तो कैसे बनेगा, व में क्या लगी है, छोटी ई की, ठीक है, ये हमारे अलग हो गए। अब द्या शब्द लगाएं तो द हो गया, उसमें य है और उसमें क्या लगा है, बड़या की मात्रा भी है, तो इसका अंतिम वर्ण आ बन गया। यहां से देखें तो ये क्या है, अ ल और य। चलिए इनको अभी हम तोड़ के नहीं लिख रहे, ऐसे ही लिख दिया। तो ये देखिए कि इन दोनों का मेल हो रहा है और इन दोनों का दो स्वरों का मेल हो रहा है आपस में, या और दा से नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है, आ का आ से हो रहा है। तो रूप परिवर्तन क्या हुआ, विद्यालय। तो जो हमारा य था, ये आ इसी में आके मिल गया, तो आ और आ मिलके आ बन गए, ठीक है, एक स्वर ही तो बना, एक बड़ा स्वर बना, तो वो या में लग गया। और इस प्रकार से हमारी संधि कौन सी हुई, स्वर संधि। तो ये इसको एक्सप्लेन करने का हमारा केवल ये प्रयोजन था कि ये पता चले आपको कि स्वर संधि क्या होती है। यानी स्वरों का स्वरों से जब मेल होता है तो उसको हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। कि दो शब्द होंगे, दो शब्द में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला, इसका अंतिम इसका आदि, इनका आपस में मेल होता है और दोनों स्वर ही होते हैं और उनका परिवर्तन होके भी रूप कोई स्वर ही निकलता है, उसको हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। आगे अपन इसकी और विस्तार को पढ़ेंगे। अब हम कहेंगे व्यंजन संधि, ठीक है। उसको अच को और वो माहेश्वर सूत्र को हमने इसलिए इधर पूरा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि अपनी अभी संधि ही बहुत काफ़ी बड़ी है, तो इसीलिए अपन व्यंजन संधि को देख लेते हैं। व्यंजन क्या होती है, जब किसी व्यंजन वर्ण का यानी व्यंजन जो शब्द है क से लेके ह तक, का से क ख ग घ इंगा चा छ जा जा या टा ठा डा ढाना ता था ता धा ना पा फा बा भा मा या रा ला वा शा श स ह। तो ये क से लेके ह तक जितने वर्ण बोले गए वो व्यंजन वर्ण हो गए। और व्यंजन वर्णों का यदि किसी स्वर से या व्यंजन से मेल हो तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन संधि कहलाती है। क से लेके ह तक सारे व्यंजन होते हैं। इनका यदि किसी स्वर, इसके बाद या पहले स्वर या व्यंजन, इसमें ये कंडीशन नहीं है कि स्वर व्यंजन के बाद व्यंजन ही आए या व्यंजन के बाद स्वर ही आए, और ऐसा नहीं कि ये पहले और ये बाद में आए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर दो शब्द हैं तो दो शब्दों में कहीं पे एक जगह पे कहीं व्यंजन वर्ण तो नहीं आ रहा है। एक व्यंजन वर्ण यदि है तो वो स्वर संधि नहीं रह जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, व्यंजन संधि बन जाएगा, ठीक है। कि इन दोनों शब्दों के या तो चाहे इसका अंतिम देखें या इसका आदि देखें,
इन दोनों में से कहीं पर भी यदि एक भी व्यंजन वर्ण है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसकी यहाँ पे जरूर ये था, ये कंडीशन थी कि यहाँ पे स्वर का स्वर से ही मेल होना चाहिए और इसका जो आंसर, जो उत्तर निकलेगा वो स्वर ही निकलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे व्यंजन का किससे, इस व्यंजन से हो या इस स्वर से हो या यहाँ से, मतलब व्यंजन का चाहे तो स्वर से हो जाए चाहे व्यंजन से हो जाए तो उसको हम कहेंगे, और इसका जो उत्तर निकलता है वो व्यंजन में ही निकलता है। ठीक है, जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन वर्ण ही परिवर्तित होकर निकलेगा, ये याद रखने वाली बात है। तो व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जब मेल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अपनी व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो व्यंजन संधि समझ में आई आपको कि जब दो शब्द तो होंगे तो एक वर्ण यहाँ का आएगा, एक वर्ण यहाँ का आएगा, दो वर्णों में से व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से जब मेल होता है तो उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब एक व्यंजन होना आवश्यक है, दोनों में से, दो शब्दों में से एक व्यंजन होना आवश्यक है, और यदि दोनों स्वर हैं तो समझ जाइए ये स्वर संधि है। लेकिन अगर एक स्वर तो आ गया तो आ गया, लेकिन दोनों में से यदि एक भी व्यंजन अगर लिखा हुआ है, दो व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि स्वर, दो व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन यदि स्वर भी एक है लेकिन एक व्यंजन है तो वो काफ़ी है अपने आप को बताने के लिए कि मैं व्यंजन हूँ, यानी ये व्यंजन संधि है। ठीक है, अपने आप को वो प्रूफ कर देता है कि मैं हूँ यहाँ पे, भले ही मैं चाहे पीछे हूँ या आगे हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हूँ तो ये मेरी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको अपना प्रभुत्व बता देता है वो अपना कि भाई मैं हूँ, अब तो मेरी संधि कही जाएगी, इसको स्वर थोड़ी ना कहेंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पे ये क लिखा है और ईश लिखा है, और पहले भी तो था कि यहाँ पे हमारा, अगर इसी का उदाहरण देखें तो कहें कि यहाँ पे भी तो आपने देखा था कि यहाँ पे महा ईश था और ये लिखा है हमारा कौन सा, वाक ईश। अब आप कहेंगे ईश तो शब्द वही है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी आपको ह व्यंजन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क व्यंजन दिख रहा है। तो आपको जैसे बताया है कि यदि कोई भी स्वर इसमें जुड़ा हो, स्वर की मात्रा जुड़ी हो, तो वो स्वर ही कहलाएगा। इस व्यंजन से फर्क नहीं पड़ता है कि ये जो व्यंजन है वो क्या है, इस मात्रा से फर्क पड़ता है कि यहाँ पे कोई मात्रा है या नहीं। यहाँ पे यदि हो सकता है कि गौरी ईश, ठीक है, गौरी ईश, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भाई, एक ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी वर्ण आता कि अगर यहाँ पे सिर्फ अ लिखा होता, र पूरा लिखा होता, और यहाँ पे एक हलंत, देखिए एक यहाँ पे व्यंजन है जिसमें हलंत नहीं है, और एक हमारे पास ऐसा है जिसमें हलंत है। तो जिसमें हलंत है वो व्यंजन वर्ण है, वो कैसा वर्ण है, व्यंजन। और जिसमें हलंत नहीं है तो समझ लीजिए ये बिना हलंत का है। तो ये पूरा तभी हुआ जब इसमें स्वर मिला। कौन सा स्वर मिला, अ। ये अ हर व्यंजन को पूरा करने में सहायक होता है। जब तक ये अ नहीं जुड़ता तब तक हमारे पास व्यंजन का पूरा स्वरूप नहीं आता। अगर इसमें आ नहीं होगा तो इसके नीचे हलंत लगा हुआ दिखेगा आपको, केवल अकेले का और खा में नहीं, पूरी व्यंजन वर्णमाला में कह रहे हैं हम आपको, ठीक है। और यदि ये नहीं लगे विसर्ग तो समझ लीजिए ये पूरे हैं, इसके अंदर आ जरूर छुपा हुआ है। इस क में आ मिला तभी ये आ बन पाया, इस ख में, आधे ख में आ मिला तभी ये पूरा हो पाया। और यदि मात्राएं दिखेंगी तो फिर सिंपल है कि हमें दिख ही रहा है कि कोई स्वर वर्ण की मात्रा है, तो इसके अंदर स्वर तो है। ये र के बाद ई इसमें जुड़ी है तो ये माने हो जाएगा गौरीश। यहाँ पे क है और ई है तो इसका बनता है वागीश। क्या परिवर्तन हुआ, क और ई मिलके व्यंजन और स्वर मिलके क्या बन गए, का की जगह गा हो गए। ये कैसे बने, इनके लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे।
हमारे आगे आगे सूत्र आएंगे तो उनको फिर बताते जाएंगे कि किन किन का मेल हो कि क्या परिवर्तन होता है। लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि व्यंजन संधि क्या होती है। क से लेके हा तक के जितने भी वर्ण होते हैं उनका किसी स्वर से या व्यंजन से मेल होगा तो वो हमारी व्यंजन संधि कहलाएगी। विसर्ग संधि क्या कहलाएगी? विसर्ग संधि ये कहलाएगी कि पहले वर्ण के अंत में विसर्ग दिख जाए और यहाँ पे हमारा क्या दिख जाए, कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें पीछे स्वर हो या व्यंजन हो, यहाँ पे सिर्फ ये रखता है कि दो वर्णों में कि पहले वर्ण के अंत में विसर्ग आना चाहिए। विसर्ग का जब स्वर और व्यंजन से मेल होता है तब वो हमारा क्या कहलाता है, विसर्ग संधि कहलाती है। बस सिंपल है। जहाँ स्वरों का मेल हो रहा है वो स्वर संधि, जहाँ व्यंजन का भी मेल हो रहा है वहाँ व्यंजन, और जहाँ विसर्ग का मेल हो रहा है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो अब हम इतना आपको समझ में आ गया, प्रकार समझ में आ गए। तो अब हम आगे चलेंगे क्या, अपने स्वर संधि के प्रकारों पर। अब हम स्वर संधि को समझेंगे, क्योंकि जब हमारे पास स्वर संधि के प्रकार हो गए तो अब हम स्वर संधि को ले लेते हैं। हमारा पहला टॉपिक हम ले लेते हैं अपना स्वर संधि, कि अब स्वर संधि कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे होती है, क्या उसमें परिवर्तन होते हैं। तो इसमें लिखा है निकटतम दो वर्णों के संयोग से होने वाले विकार को तो संधि कहते हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर कहते हैं संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वो भी हमने पढ़ लिया। अब कहते हैं इस पाठ में स्वर संधि पर ही विचार किया जाएगा। अब हम किसको पढ़ेंगे, स्वर संधि को पढ़ेंगे। तो ये कह रहे हैं स्वर संधि की परिभाषा बता देते हैं कि स्वर संधि क्या होती है। तो पहले ही बताया कि दो समीपवर्ती स्वर यानी पास पास में जब स्वर आते हैं और उनके मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि विद्या और आलय। तो विद्या का आ और इस आ का जब मेल हुआ तो हमारे सामने वर्ण बना विद्यालय। यहाँ पर विद्या के अंतिम वर्ण में के आ और आलय के प्रथम वर्ण आ के मेल से विद्यालय का आ बना, जो बड़ा आ विद्यालय बना, तथा दो आ वर्णों के स्थान पर आ वर्ण रह गया। अतः यहाँ पर क्या हो गई, स्वर संधि। यानी दो आ मिले, एक बड़ा आ यहाँ का मिला, एक यहाँ का मिला, एक विद्या का आ और एक आलय का आ, दो आ हमारे पास आए और दोनों के मिलने पर क्या बना, हमारा एक बड़ा आ बन गया, विद्यालय। तो देखा दो आ मिले लेकिन रह गया एक, तो यहाँ पर परिवर्तन हो गया ना। दो में का जब दोनों ही एक जैसी हैं तो भाई एक से ही काम चला लिया, दोनों एक ही जैसे तो हैं, आ और आ। अब ऐसा तो नहीं कि विद्या आलय ऐसा बोले हम, भाई ऐसा बोले तो फिर वो अलग ही अलग हो गया, फिर उसका संधि का मतलब क्या हुआ। तो इसीलिए दोनों को जगह पे एक बन गया, तो वो हमारा स्वर संधि कहलाया। ठीक है, तो स्वर संधि के अब हम थोड़े से भेदों को पढ़ लेंगे। भाई स्वर संधि के प्रकार कौन से होते हैं। वैसे तो इसके 8 प्रकार होते हैं, कितने, 8, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो आपके हैं ये 5। इसमें दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई और अयादि संधि हो गई। कौन सी हो गई, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, तो ये अब हमारे कितने हो गए, 5 भेद आपको हम बताएंगे। और जबकि इसका एक होता है पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि, इस प्रकार से आपके 8 प्रकार हो जाते हैं उसके। ठीक है, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंट है वो कितने हैं, 5, जिनको हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, अब हम किसको शुरू करेंगे, हम अपनी दीर्घ संधि से शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।